अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं कहूँगी आपको खुश आमदीद। कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हम भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ आपके साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सुबह सुबह उठ के और अल्लाह ताला के साथ कोशिश करके कि अल्लाह ताला के साथ राब्ता हो जाए और उसके बाद हम अपने दीगर कामों की तरफ निकलते हैं, मोहब्बतें देते हुए और समेटते हुए अपने घरों से निकलते हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी मंजिलों को आसान फरमाए और आप सबकी मंजिलों को भी आसान फरमाए। तो सुबह सुबह बहुत खूबसूरत सुबह होती है और सर्दियों की सुबह मुझे तो लोगों को लगता है कि जी बड़ा दिल नहीं कर रहा होता बिस्तर से निकलने का और बिस्तर में दुबके रहने का दिल करता है। बेशक दिल यही चाह रहा होता है सर्दियों की सुबह में, लेकिन बहरहाल जो सर्दियों की सुबह होती है वो इंतहाई हसीन होती है, इंतहाई खूबसूरत होती है। जिस वक्त फजर की नमाज से थोड़ी जब सूरज निकलने वाला होता है उससे थोड़ी देर पहले का जो वक्त होता है, नमाज के फ़ौरन बाद का वक्त, वो बहुत खूबसूरत होती है जब पौ फटी नहीं होती है और उसका जो मंजर होता है वो आपको इतनी ताजगी और हवा में जितनी ताजगी होती है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और अगर उस वक्त आप थोड़ी सी चहलकदमी कर लें, अपने कोई गार्डन ना भी हो तो आप अपने कोई टेरेस में, कोई बालकनी या घर के अंदर भी अगर आप थोड़ी सी वॉक कर लें तो आपको उससे बहुत ही एक मुअत्तर फीलिंग आती है और आपका अंदर का जो सिस्टम है वो थोड़ा ताज़ा हो जाता है। क्योंकि ताज़ा जो फ्रेश एयर होती है, जिस वक्त ये जितनी भी आपकी जो मोबिलिटी होती है हवा के अंदर और जितनी कसाफतें होती हैं वो उस वक्त बैठी होती है, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे गाड़ियों का धुआं, शोर, पोल्यूशन बढ़ती चली जाती है। लेकिन सुबह के वक्त कदरें कम होती है, रात का एक पहर जो उसको ताजगी देके जाता है वो आपके दिलों में और आपकी बॉडी के अंदर वो आपको तरोताज़ा कर जाता है। तो जनाब ज़रूर एक लंबी और गहरी सांसें लिया करें और साथ साथ अपने आप को ज़रूर देख के शीशे में कहा करें कि आई एम द बेस्ट और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत और खुशगवार होगा। जनाब वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के हवाले से क्या क्या चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर हम बैठे करने के लिए और बात करने के लिए तो मुझे लगता है घंटों ख़त्म हो जाए और मेरे पास मसाइल का एक अंबार और एक गढ़ लगा हुआ होगा जो कि बात करने के लिए ख़त्म ना हो। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कुछ इन चीज़ों के ऊपर बात करूँ जिससे आप गुजर रहे हो, जिससे मैं गुजर रही हूँ, जिससे एक आम आदमी गुजर रहा हो। इसके ऊपर तो बात करते ही रहेंगे और सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन सबसे अहम बात और बड़ी बात ये होती है कि हम उन बच्चों को या अपने बच्चों को ना भूलें जो हमारी ज़िंदगियों का एक मेजर पार्ट होते हैं। कौम की मीरास है ये बच्चे जो कि बड़े हो रहे हैं, अभी छोटे हैं और फिर इनकी रफ्ता रफ्ता तरबियत का हिस्सा बनता है। माँ बाप परेशान होते हैं, उनके लिए लगे होते हैं, उनकी पढ़ाइयों के लिए, उनकी तरबियत का अच्छा हिस्सा बनने के लिए और उनको अच्छी ही बातें बताते हैं। मैंने आज तक मैं समझती भी नहीं हूँ कि कोई ऐसे माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को कोई गलत राह दिखाएं या बेरारवी की तरफ जाने वाले बच्चों को रोके नहीं। इसी तरह उनकी मेंटल हेल्थ और मेंटल कैपेसिटी को डिफाइन करने के लिए और उसको जिसको कहना चाहिए उसको पॉलिश करने के लिए लगे रहते हैं। इसी तरह की एक बच्ची थी हमारे पास, बहुत खूबसूरत, हमारा ख़जाना, पाकिस्तान का ख़जाना, अरफा करीम। बहुत ही प्यारी बच्ची। अरफा करीम के हवाले से आपको बताते चलूँ कि आज उनकी 13वीं बरसी मनाई जा रही है और वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इतनी कोई कामयाब बच्ची थी। इतनी कम उम्र में, 9 बरस की उम्र में उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उन्होंने कमाल हासिल कर लिया था। और जहाँ तक मैं उनकी बताते चलूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल्स है उसमें भी उन्होंने कमाल रखा था। पूरी दुनिया में उन्होंने अपने नाम और अपनी सलाहियत का डंका बजाया था। इसी हवाले से क्या कुछ टीम ने तैयार करवाया है और क्या किया है, वैसे तो अरफा करीम के बारे में आप सभी जानते हैं और हम सब उनको भी सलाम पेश करते हैं और उनके पेरेंट्स को भी सलाम पेश करते हैं। लेकिन कम उम्र में वो हमसे दूर चली गई। 9 साल की उम्र में दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल का एजाज हासिल करने वाली और पाकिस्तान से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड याफ्ता अरफा अब्दुल करीम 2 फरवरी 1995 को फैसलाबाद में पैदा हुई। कम उम्री में माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल का एजाज हासिल करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स ने अरफा से खुसूसी मुलाकात की। इस तरह अरफा ने बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जाने इस ज़हीन लड़की ने क्या कारनामे अंजाम देने थे कि अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। अरफा को CMH मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो कोमे में चली गई। बिल गेट्स को इत्तला मिली तो उन्होंने अरफा को अमरीका बुलवाया, मगर अफसोस की जिंदगी ने वफा ना की और हैरान कुन ज़हनी सलाहियतों की मालिक अरफा करीम जवानी की दहलीज पर कदम रखने से पहले ही 14 जनवरी को 16 साल की उम्र में अपने मालिक की हकीकी से जा मिली। ताहम अरफा का आलमी रिकॉर्ड और उसकी जबरदस्त ज़हनी सलाहियतों को कौम हमेशा खिराज तहसीन पेश करती रहेगी।
जनाब, रिपोर्ट आपने देखी अरफा करीम। हम ऐसे बच्चे क्यों नहीं अब पैदा करते और हम इस तरह के बच्चों को क्यों नहीं परवान चढ़ाते। वो हमारी ज़िंदगियों से चली गई, लेकिन कितने बड़े बड़े कारनामे और कितना ज़बरदस्त उनका दिमाग था जिसको पूरी दुनिया ने सराहा। तो अब ऐसे बच्चे क्यों नहीं पैदा हो रहे, और अगर ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं तो फिर उनको उस तरह से परवान क्यों नहीं चढ़ाया जा रहा। क्या उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, या उनके पास वो ऐसे ताल्लुकात नहीं है, वो रिश्ते नहीं है जो उनको उनकी जहनी सलाहियतों को प्रमोट कर सके। नाज़रीन, एब्यूसिव रिलेशनशिप इसी तरह से होते हैं कि जब एक घर में रहते हुए आपको पता ही नहीं होता, आप एक दूसरे को एब्यूज़ कर रहे होते, मेंटली भी फिजिकली भी एब्यूज़ कर रहे होते, आपको पता नहीं होता कि ये एब्यूजिव इमोशनल रिलेशनशिप आपको कहाँ ले जाता है। यानी कि अगर बाप है वो बेटे के साथ जिसको कहते हैं ना कि वो खार खा रहा है, वो बोल नहीं रहा है, लेकिन एक जो रिलेशनशिप है उसके अंदर एक अजीब सी एक खोखलियत है और वो खोखलापन है जिसमें वो उससे गुस्से में तो है लेकिन कह भी नहीं पा रहा है। इसी तरह बच्चा है, वो अपने बाप के दिल में बुग़्ज़ रखता है और नेगेटिव ख्यालात उसके जहन में चल रहे हैं। इसी तरह एक घर के अंदर अगर 5 लोग हैं, वो ऐसे एब्यूजिव रिलेशनशिप में जिसमें एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, बस गुजार रहे हैं, तो ज़िंदगी को गुजारना नहीं है, ज़िंदगी को जीना है। और एब्यूजिव रिलेशनशिप से जितना आप निकलेंगे उतना ही क्रिएटिव बनेंगे, आपका बच्चा उतनी ही ज़्यादा आगे बढ़ सकेगा। लेकिन जितने भी एब्यूजिव रिलेशनशिप या घर में अगर माहौल आपके जहनी हसासियत को बढ़ाता रहता है तो आप इतने हसास हो जाते हैं कि आपको खुद अपना भी एहसास नहीं होता और आप दूसरे का भी एहसास नहीं करते। लेकिन जब लोग हसासियत के इमोशनली हसासियत से बहुत दूर निकल जाते हैं और उसको ओवरकम कर चुके होते हैं तो फिर उनको छोटे मोटे तकलीफ़ें, मसाइल उनके लिए मैटर नहीं करते और वो उनसे बहुत आगे निकल जाते हैं और अपनी कामयाबियों की जानिब बढ़ते। एक बहुत खूबसूरत बात और एक खूबसूरत खबर जिसका हम सब मुसलमानों को इंतज़ार भी होता है और जब हम मुसलमान उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। 13 रजब है आज, उस 13 रजब के हवाले से हज़रत अली करम अल्लाह वजहू की आज विलादत का दिन है और उसी एहतमाम से बहुत सारी जगहों पे चिरागा भी किया जा रहा है, अपने घरों को सजाया जा रहा है, एहतमाम किया जाता है, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ उस विलादत को मनाया जा रहा है। जहाँ पे लोग और मुसलमान मौजूद हैं वहाँ वो अपने अपने तरीके से इस विलादत को सेलिब्रेट करते हैं और हम भी उनके लिए बहुत सारी सेलिब्रेशंस रखते हैं, चाहे किसी मिठाई की सूरत में या किसी चिरागा की सूरत में या खानों का एहतमाम किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से मुझे जब भी मौला अली की बात करती हूँ तो मौला अली का ये कौल मुझे हमेशा याद आता है। और नबी करीम के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। और इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें और बहुत सारे ऐसे कौल हैं जिनकी हम बात करते हैं और जिनको हम इस हवाले से मोतबर जानते हैं। और जैसे कि मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है, मैं जो हज़रत अली करम अल्लाह वजह के जो अक़वाल होते हैं उनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करती हूँ कि जैसे कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। ये दुनियावी चीज़ों के अंदर भी अगर हम उन अक़वाल को थोड़ा सा देखते हुए उनको फॉलो कर लें तो शायद हम अपनी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं या अपनी आंखों को खोल सकते हैं और दूरअंदेशी से काम ले सकते हैं। लेकिन बहरहाल तमाम लोगों को, तमाम मुसलमानों को हज़रत अली करम अल्लाह वजह मौला अली का यौम विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। बढ़ेंगे आगे की जानिब और दुनियावी मसाइल से तो हम निकल ही नहीं पाते और इन्हीं दुनियावी मसाइल के एक ऐसे चक्करव्यूह में हम फंसे हुए हैं जिससे हम निकलना भी चाहें तो हम नहीं निकल पा रहे होते। माशी हवाले से बात करें, माशरती हवाले से बात करें तो हमारे पाँव मनो मट्टी तली धंसे हुए, निकलने की कोशिश करते हैं तो उल्टी धूल हम पे ही पड़ती है। मुझे समझ नहीं आता कि लोग कहते हैं कि जी, और हुकूमत कहती है कि जी 6% महंगाई की शरह में कमी आ चुकी है, लेकिन मुझे तो कहीं नहीं दिखती है कमी आती हुई। शायद आपको दिखती हो, क्योंकि जो लेटेस्ट सर्वे है, जो लेटेस्ट इत्तलात है उसमें 18 चीज़ों के ऊपर जो अशिया खुरनोश की कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं और वो कितने परसेंटेज बढ़ चुकी हैं मुझे तो 18% नहीं या 18 चीज़ों पे नहीं नज़र आता, क्योंकि जब मैं बाज़ार कभी ग्रोसरी करने जाती हूँ तो मेरा बिल हमेशा पहले से ज़्यादा ही आता है। तो आखिर गवर्नमेंट किस चीज़ के ऊपर कहती है कि जी उन्होंने महंगाई में कमी की है? क्योंकि मुझे महंगाई में कमी नज़र नहीं आती, आम आदमी को महंगाई में कमी नज़र नहीं आती, तो फिर किन लोगों को, वो कौन सी मखलूक़ात हैं जिनको महंगाई में कमी नज़र आती है? शायद उनको नज़र आती होगी जो चोरी छुपे, वो आदम है, वो जिन्नात, कौन लोग हैं जो छुपके से आते हैं और सलमानी टोपी पहन के आते हैं और चीज़ें उठा के ले जाते हैं और उनको लगता है कि सब चीज़ें सस्ती हैं और सब कुछ आराम ही आराम है। तो बहरहाल मुझे तो नज़र नहीं आती। और अगर मैं अशिया खुरनोश के हवाले से बात करूँ तो चाहे तेल हो, घी हो, जो आम चीज़ें जो आम आदमी को चाहिए, इवन छोटी छोटी, मैं आपको उन सब्जियों की बात बता रही हूँ। पहले आपके पास 200 रुपये होते थे और आप जाके कम से कम 2 वक्त की सब्जी खरीद के ले आते थे, लेकिन अब तो महाल है, आप 1000 रुपये का पत्ता लेके जाइए और आपको कुछ चंद सब्जी मिलेगी, वही चंद सब्जी आप ला सकते हैं। फ्रूट तो फिर इख्तियार में ही नहीं रहता। तो बहरहाल मैं हमेशा अपने प्रोग्राम से बात करती हूँ कि पाकिस्तान में फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि उतनी महंगाई नहीं है, लेकिन जब मैं बात क़ुव्वत ख़रीद की करती हूँ ना, तो जो लेने वाला है
उसके पास वो तनख्वाहें उतनी नहीं है, तनख्वाहें वक्त पे नहीं मिलती, या उसको उतने पैसे ही नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से वो रीचेबल नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता इन चीज़ों को, ताकि वो महंगाई में, उसके लिए ये महंगाई लगती है, महंगाई का तूफान लगता है, महंगाई का जिन लगता है कि वो क्या खाए, क्या पकाए, बिजली इस्तेमाल करे, गैस इस्तेमाल करे, पानी इस्तेमाल करे, ये तीनों चीज़ें भी नदारद हैं। और उसके बाद भी इतने बड़े बड़े बिल आते हैं कि आपके पास सवाल नहीं होता कि आप किससे जवाब तलब करें, और सवाल करें तो जवाब देने वाला कोई नहीं है। अगर आप पत्थर मारें, आप हंगामा करें, तो उसका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है, उठा के आपको ले जाके बंद कर दिया जाता है। उन रहम लोग और वो जो मासूम लोग होते हैं जिनके ऊपर ये असरात मरतब होते हैं, वो मेंटली सिक हो जाते हैं इन सारे हमलों की वजह से। उनको समझ नहीं आ रहा होता कि जी अभी हमारा बजट आउट हो गया तो हम इसको किस तरह से ठीक करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें, अगर 500 रुपए का भी फ़र्क आ जाए ना नाज़रीन, मैं आपको सच बता रही हूँ, आपके अखराजात में, तो वो बजट आउट होता है और उनको समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरह से इस बजट को फुलफिल करें। एक बहुत गरीब तबका जो होता है, जो लोगों के काम करता है या मजदूरी करते हैं, उनको तो फिर कहीं ना कहीं टिप मिल जाती है, या घरों में जिन जगहों पर वो काम करते हैं उनको ऊपर से कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक हाथ होता है, चैरिटी कर रहे होते हैं, या फिर कहीं उनको खाने की चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन वो तबका जो बोल नहीं सकता, जो यानी मैं आपको बस ये कहने का मकसद ये था कि गुर्बत की लकीर पे वो तबका भी आ चुका है जिसको पहले मुअज़्ज़ज़ और मोतबर समझा जाता था। अब बात करें तो किसकी बात करें, हम खुद तकलीफ में हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम उन लोगों को किस तरह से समझाएं या उनकी मदद किस तरह से करें। तो कोशिश करें, ढूंढिए लोगों को और जांच करके मदद कीजिए। मैंने कहीं सुना था, और हम ये बात मेरा शुरू से मेरे जहन में आती थी कि अगर कोई आपके पास मांगने के लिए आया है ना, तो आप कभी भी उसको ना नहीं कीजिए, उसको दे दीजिए, कुछ भी देके ये ज़रूर कीजिए, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत करेगा। लेकिन इसके साथ साथ जब आप कुछ सदका खैरात या आप ज़कात करने लगे, तो लोगों को खुदा के वास्ते ढूंढिए, और उन सफ़ेद पोशों को ढूंढिए जो मुंह से नहीं कहते, जो ज़बान से अल्फाज अदा नहीं करते। आप उनके कोशिश करें कि उनकी आंखों से पढ़िए, जो कुछ बोल नहीं रहे होते उनकी मदद कीजिए। कुछ अपने से निकाल के कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप एक दफ़ा का खाना बाहर नहीं खाएंगे और किसी की मदद कर देंगे। मैं आपको एक बड़ा अच्छा और मज़ेदार वाक़या सुनाती हूँ। एक बड़ा अमीर आदमी था, ज़िंदगी उसने बड़ी अच्छे से बनाई थी। वो किसी जगह खाने पे गया, और खाने पे वो अपने 4-5 दोस्तों को, बड़ी पॉश डाइनिंग थी, वहाँ पे गया। अब मैं सिर्फ आपको मिसाल दे के बताऊँगी। वो फ़ाइन डाइनिंग में गया और उसने वहाँ पे खाना खाया, और जब वो खाना खा के आया तो उसका बिल कोई लगभग 10-15 हज़ार के करीब बना, इससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन मैं एक मिसाल दे रही हूँ। जब वो खाना खा के आ गया, जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि एक जो आदमी था वो भूखा प्यासा था वहाँ पे, और वो खड़ा हुआ था, उसके पास खाने को कुछ नहीं था। तो वो जब बाहर आया तो उसको थोड़ा सा गिल्टी कॉन्शियस हुआ कि यार मैं इतना ज़्यादा, उसका ड्राइवर ही था, तो उसने ड्राइवर से पूछा कि भाई तुमने खाना खाया? तो उसने कहा नहीं साहब, मैंने खाना नहीं खाया, मुझे अभी ज़रूरत है मेरे बाकी जो चीज़ों की, और मैं भी खाना खाऊंगा। तो उसने कहा कि ठीक है, सही है। वो अमीर आदमी अंदर जाता है और वो पिज़्ज़ा ख़रीदता है और उसको पिज़्ज़ा ला के दे देता है। तो वो जो गरीब आदमी था, जो उसका ड्राइवर था, वो पिज़्ज़ा ले तो लेता है, लेकिन उसको ये कहता है कि साहब इस पिज़्ज़ा की जो कीमत है, इससे मेरे 2 बच्चों की फ़ीस निकल जाएगी, तो थिंक ऑन इट, इसके ऊपर ज़रूर गौर कीजिए। तो हम अपनी गिल्टी को छुपाने के लिए, जो हमारे अंदर एक गिल्ट पैदा हो रहा होता है ना कि हमने इतना महंगा खाना खा लिया, तो हम उठा के दूसरे को भी खाना खिला दें, उसकी ज़रूरत को जानने की कोशिश कीजिए। ना जाने वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, और इस खाने का जो नेमुल बदल है, शायद वो अपने घर जाके, ये भी आप पे फ़र्ज़ है कि आप उसको दाल रोटी या जो भी आप खिला रहे हैं, ये भी आपका फ़र्ज़ है। लेकिन उसके घर में क्या हालात चल रहे हैं, जिसकी तनख्वाह खुद उस आदमी की तनख्वाह का 1% या 2% तो आपने सिर्फ उस तरह से इस्तेमाल कर लिया। मैं अगर कहूँ कि 20% तो आप अपने खाने में इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर किसी की तनख्वाह 30,000 या 35,000 किसी ड्राइवर की तनख्वाह है, या फिर 40,000 किसी ड्राइवर की तनख्वाह, और आप 15,000 का खाना खा के आ रहे हैं और वो बाहर बैठा हुआ है, आप उसको खाना ज़रूर खिलाइए, आपके ऊपर फ़र्ज़ है। लेकिन कम से कम उसके घर के हालात को ज़रूर जानिए, और उनके तनख्वाहें उनके टाइम पे देने की कोशिश कीजिए। होता ये कि जब तनख्वाहें लेट आती हैं, तो अगर आपने वो जो महीने का, अगर 12 महीने की तनख्वाहें होती हैं, तो उसमें वो तनख्वाह सिमट के या तो 11 महीने की रह जाती है, 10 महीने की रह जाती है, और बजटिंग आपकी आउट हो जाती है। कभी सोचा है आपने इस बारे में? ज़रूर सोचिएगा, अपने ऊपर भी रख के सोचें कि अगर आपको वो जो प्रॉफिट्स, जो आप कंपनी के मालिकान होते हैं, वो प्रॉफिट्स आपको उस जगह पे नहीं मिल रहे, जो प्रॉफिट्स आपको उस जगह पे मिलने चाहिए, तो आपसे पूछा जाएगा अगर आपके घर का चूल्हा नहीं जला गया। तो जनाब, ये चीज़ें ज़िंदगी के साथ साथ चलती रहती हैं, और हमें क्या करना है, हम सबको, मैं अपने लिए भी बात करती हूँ कि हम सबको एज अ फ़र्द वाहिद मेहनत करनी है अपनी ज़ात के लिए। हम अकेले दुनिया में आए हैं, अकेले ही दुनिया से जाएंगे। तो अगर हम अपने आप को फ्लरिश आज नहीं करेंगे, यानी कि बेहतर मौक़े
और बेहतरीन तरीके से अगर आप एक काम करें तो आप अपने आप को जिद्दोजहद करें दूसरे काम में डालने की। मेहनत में कोई आर नहीं है। 8 घंटे ज़िंदगी के 8 घंटों में अगर आप 7 घंटे सो भी रहे हैं और बाकी के 8 घंटे आप एक जगह काम करें और उसके बाद जो आपके पास 8 घंटे बचते हैं तो अब वो टाइम तो गुजर गया कि आप फैमिली टाइम दे रहे हैं, फ्रेंड्स टाइम दे रहे हैं। आप अपना फोकस करें अपने काम को, अपने आप के अंदर और एबिलिटीज़ पैदा करने के लिए, जो स्किल्स आ रही हैं उनको सीखने के लिए, ताकि आपका जरिया आमदनी बढ़ सके। और कोशिश कीजिए कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा बचा के किसी तरह से अपने आप को तिजारत का हिस्सा बनाएं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें करके कुछ ना कुछ आप काम करना शुरू करें ताकि आपका हाथ खुल सके। और तिजारत में बड़ी बरकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत को ही फ़रोग़ देने की बात की, लेकिन नौकरी जो है ना वो ग़ुलामी सिखाती है। याद रखिएगा, हम आज अपने बच्चों को ग़ुलाम बना रहे हैं। हम उनको बेहतर तालीम इसलिए दिलाते हैं कि वो नौकरियाँ, आला नौकरियाँ हासिल करें। तो मुझे समझ नहीं आता कि हम अपने बच्चों को शुरू से जब वो छोटे होते हैं उनको काम की तरफ या काम के रुझान की तरफ या बिजनेस की तरफ, चाहे वो छोटा ही क्यों ना, उसकी तरफ राग़िब क्यों नहीं करते। कोशिश क्यों नहीं करते कि जब बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां होती हैं बेशक उनको कहीं ना कहीं इंटर्नशिप्स कराएं और उनके अंदर ये रुझान पैदा करें कि वो काम कर सकें और वो अपना कोई ना कोई काम करने की उनकी कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। अब उसका तरीक़ाकार क्या होगा, अगर बाप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहा है या उसने कुछ सोचा हुआ है जहन में, तो वो अपने बच्चे के अंदर किस तरह मुंतकिल करेगा अगर उसने वो अचीवमेंट नहीं ली है। याद रखिएगा कि क्यों बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेसमैन ही बनता है या बिजनेस ही करता है, क्यों एक आम आदमी बिजनेस नहीं कर सकता, क्यों दुकान पे चलाने वाला इंसान अपने बच्चे को दुकान पे ही बिठाता है। लेकिन महंगाई की चक्की में पिसने वाले बेचारे गरीब, क्या मैं कहती हूँ कि अब एक आम आदमी भी गरीबी की ही सतह पे आ गया। गरीब उसको नहीं कहते कि जिसके पास मुझे ऐसा लगता है, मेरा पहले ये टर्म ये था कि जी इंसान का गरीब होना उसके दिमाग से होता है, लेकिन अब जो हालात जिनसे हम सब गुजर रहे हैं वहाँ पर आप एक छोटी सी चीज़ खरीदने के अहल नहीं हो सकते। आप कुछ बाज़ार में कुछ अपनी ज़रूरियात की चीज़ें लेने जा रहे हैं, वो आपकी ग्रोसरी उसको ख़त्म कर देती है, तो आप मज़ीद क्या चीज़ें लेंगे। जब आप बाज़ार जाते हैं तो आपको 100 चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं जिनको आपको लेना होता है, लेकिन पहले आप सोचते हैं कि आप ज़रूरी चीज़ों को ले लें। अब उन ज़रूरी चीज़ों में से आपने कुछ इतनी ज़रूरी चीज़ें निकाल ली हैं कि आप उतना ऑयल, जो पहले अगर आप 5 किलो का ऑयल ले रहे होते थे तो अब आप 3 किलो पे आ गए कि हम कोशिश करेंगे कि हम इस ऑयल को कम से कम सतह पे अपने घर में इस्तेमाल करें और इससे बचत कर सकें और उस पर आ जाए। पहले आप सोचते थे कि अगर कोई जो बड़ी डील निकल रही है तो आप उस पर ले लें, लेकिन अब आप थोड़ा सा महंगा ऑयल भी लेने पे मजबूर इसलिए हो रहे हैं कि जितना हम छोटा लेंगे उसमें उतनी आपको बचत कम होती है। तो आप मजबूर हैं वो ज़्यादा पे करने पे, अपने घर को चलाने पे। कोशिश ये करते हैं कि आप खाना ऐसा बनाएं, अगर आपने दाल बनाई है तो वो 2 वक्त की दाल पूरी हो जाए और इसी तरह से उसमें आटा या रोटी, नो डाउट कि आटा कम हुआ पैसे और उसमें, लेकिन एक गरीब आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए 3 वक्त उस आटे का इस्तेमाल किया जाता है। सुबह की रोटी, शाम की रोटी और रात की रोटी वो खा के अपने कामों पे निकलते हैं। और चाहे काम करने वाली मासियाँ हो चाहे मजदूर तबका हो, उनको एक अच्छा खाना चाहिए होता है, यानी कि जिससे वो नाश्ता कर रहे होते हैं उनको एक ताकतवर नाश्ता चाहिए होता है जो कि गेहूं की सूरत में होता है और वो रोटियां या पराठे या फिर उनके घर का खाना जो बचा हुआ होता है उसकी सूरत में होता है, क्योंकि उन्हें सख्त काम करना होता है। चाहे मासियाँ होती हैं जब घरों में जाती हैं वो झाड़ू पोछे या सफाइयाँ करके इतनी थक चुकी होती हैं कि अगर उनके अंदर स्टेमिना ही नहीं होगा तो फिर वो किस तरह से गाड़ी को आगे चलाएंगी। मेरे घर में जो काम करने वाले जब भी आते हैं मैं कोशिश करती हूँ उनको एक ना एक कैल्शियम के टैबलेट ज़रूर देती हूँ। इसकी वजह सिर्फ ये होती है कि उनके अंदर वो चुस्ती और वो रवानी आए जो वो मेडिसिन ख़रीद नहीं पाते। उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि जो खुराक की ज़रूरियात उनको पूरी नहीं हो रही है वो ज़रूरियात उनको पूरी हो सके। और जब घरों में आती है तो आप भी अपने ऊपर ये फ़र्ज़ कर लें कि अपने घर में काम करने वाले आने वालों को खाना खाए बगैर जाने ना दें, और जो आपके घर में चाहे एक आदमी का भी खाना बचे आप वो खाना उनको दे दिया करें ताकि उनके घर का एक आदमी का खाना ही निकल जाए। और देते हैं लोग, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत घरों में देखा है, बल्कि सारे ही घरों में देखा है कि वो लोग खाना दे रहे होते हैं और वो लेके भी जाते हैं, लेकिन जब आप खाना बनाते हैं तो उसमें से ज़रूर एक फ़र्द का खाना एक्स्ट्रा बनाया करें या 2 फ़र्द का जो आपके घर में आए हुए होते हैं, जो काम करने के लिए आपके हाउस हेल्प होती है, ताकि वो आपके घर से पेट भर के जाएं। और इसी तरह से जब एक एक करके अगर घर के 4 लोग हैं और 4 घर काम पे निकले हुए हैं तो ये समझ लीजिए कि काफ़ी हद तक उनका ये जो खाने और पीने का जो खर्चा होता है ये कम हो जाता है। और जब वो अपने घरों से, जिन घरों में काम कर रहे होते हैं वहाँ से लेके भी जाते हैं तो वो मिला के जब रात को खाते हैं तो उनका एक हद तक वो भी पूरा हो जाता है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि जो अगर किसी को कपड़े ख़रीदने हैं, किसी को जूते ख़रीदने हैं या स्कूल की फ़ीसें देनी है या फिर
स्कूल के अखराजात हैं वो उनके लिए भारी पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात भी बड़ी अहम है कि हम अगर जब किसी को घरों पे रखते हैं तो उनकी जो तनख्वाह होती है वो बचती इस सूरत में है कि अगर आप उनकी बाकी के सारे जो अखराजात हैं, चाहे बच्चों की फीसें हो, अगर आप कोई ना कोई चैरिटी के जरिए अपने ज़िम्मे ले लेता है तो अल्लाह भी खुश होता है और फिर उनका भी भला हो जाता है। लेकिन क्या करें, वो बेचारे मजलूमियत के मारे कि इतने बड़े बड़े, इतने मोटे मोटे किराए और इतने मोटे मोटे बिजली के बिल आते हैं कि जिसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप हुकूमत वक्त से लड़ तो सकते नहीं है, आप उनकी सिर्फ अपनी तरह से किसी तरह कोशिश ही कर सकते हैं। लेकिन अब वो लोग जो सफ़ेद पोश लोग थे उन्होंने भी अपने घरों में अपने लिए, उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो रही हैं और वो उन्होंने जो उनके घरों में हाउस हेल्प का एक ज़रिया होता था वो अब उस तरह से उनको दे नहीं पा रहे। और कभी कभी कहीं कहीं अल्लाह मियाँ मुझे अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल करे कि अल्लाह ताला सबको रिस्क की फरावानी करे, लेकिन वो लोग भी कहीं ना कहीं मदद के मुस्तहिक हो गए हैं। और ये बड़ी तकलीफ दह सिचुएशन है, बहुत ही तकलीफ दह बात है कि आपने उन घरों को देखा है जो दुनिया में बांटते आए थे, चैरिटी करते आए थे और देते नहीं थकते थे, आज वो खुद चैरिटी के मुस्तहिक हैं। ये सोचें ज़रा, कभी इसको आप विजुलाइज करके देखें, अपने ऊपर भी करके देखें तो आपको पता लगेगा कि कितनी तकलीफदेह बात है। तो मेरा आज का सारा प्रोग्राम इसी तकलीफ और इसी माश के हवाले से गुजर गया, जिसके लिए, जिस तकलीफ की वजह से हम ये सारी मुसीबतें सह रहे हैं और हमारे देखने वाले या एक आम आदमी वो सह रहे थे। जनाब, आज के प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ उस्मा एजाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद।